हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। यूनिट 3 का पार्ट 1 की वीडियो आ गई है चैनल पर। अब हम कर रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस हैं। शॉर्ट में सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ में एक्सप्लेन हो रहा है। आप एक बार बुक में से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे कैसे है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 का वो है टीचर्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसमें आप सबसे पहले अगर लॉन्ग में आता है तो आप लिखेंगे टीचर का मीनिंग होता क्या है, टीचर होते कौन है और टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ऐसा लिखेंगे तो आपका उसमें एक पेज आराम से भर जाएगा अगर ये लॉन्ग में आता है कि टीचर का मीनिंग और उसकी क्वालिटीज लिखने में। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचर फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए टीचर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। पहला है ही शुड बी वेल एजुकेटेड इन हिज सब्जेक्ट मैटर फील्ड। जो भी सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रहा है उसको उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड बी फुल ट्रेन्ड इन इट, ठीक है। ही शुड नो ऑल द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स थॉरोली इन हिज सब्जेक्ट। मान लीजिए अगर वो साइंस पढ़ा रहा है या मैथ्स पढ़ा रहा है या अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको उसके सारे जो टेंसेज होते हैं, जो भी ग्रामर टॉपिक्स होते हैं, या अगर साइंस में उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उसमें थ्योरीज हैं, मैथ्स में जितने फॉर्मूलाज हैं, वो उसको सारे क्लियर होने चाहिए। उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने नॉलेज को लेकर, ठीक है। ही शुड बी एबल टू यूज वेरियस टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स। एक जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही मेथड से पढ़ाए, उसको काफी अलग अलग मेथड्स आने चाहिए पढ़ाने के, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्लासरूम में बना रहे, ठीक है। ही शुड बी एबल टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज क्यों करते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में मेरे को कौन से विजुअल एड्स यूज करने हैं, ठीक है। ही शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज। अब बिल्कुल बच्चे पढ़ते रहेंगे तो वो बोर होने लगेंगे, तो उनको अपनी क्लास में कुछ एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिससे मैं बच्चों को उस टॉपिक के बारे में सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ही शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ही शुड बी गुड इन गाइडेंस प्रोग्राम। मतलब अगर स्कूल में किसी को गाइड करना है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो टीचर से डिस्कस करे तो ही शुड बी एबल टू गाइड हिम और हर प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। ही शुड वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर डेवलपिंग हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार कर लिया, पढ़ लिया तो वो उसी मेथड से बच्चों को पढ़ाता रहे, उनको गाइड करता रहे या उनको इवैल्यूएट करता रहे। उसको अपने काम पर रेगुलरली जो है काम करना चाहिए, अपने नॉलेज पर, ताकि वो और अच्छा सीख सके और नए मेथड से और अच्छे तरीके से बच्चों को जो है वो सिखा सके, ठीक है। ये हो गया मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचर फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। इन सब पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके भी लिखेंगे तो आपका ये बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं कि उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई नई कंसेप्ट आया है या कोई नई थ्योरी आई है तो उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसको अपने सब्जेक्ट में पढ़ाते हुए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी फ्लुएंट इन व्हाट ही और शी इज टीचिंग, ठीक है। तो ये हो गई उसके एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जो काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका पूरा ध्यान उसमें रहना चाहिए। ही शुड लव हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट, ही शुड be always available to solve problems of his students, ठीक है। अगर कोई बच्चा उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए बच्चों की हेल्प के लिए। उनको कभी मना नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं समझा रहा या फिर तुम ये अपने आप करो। उनको डिफरेंट मेथड से डिफरेंट जगह से टीचिंग एक्सपीरियंस जो है लेते रहना चाहिए ताकि उनका जो प्रोफेशन है और ज्यादा डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कि टीचर को कैसा होना चाहिए, ही शुड बी एन आइडियल टीचर, ठीक है। उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब सही होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए जिससे क्लास जो है इंटरेस्टिंग बनी रहे। ही शुड बी ऑफ हाई कैरेक्टर। ही शुड बी अ नोबल पर्सन। ही शुड बी ऑनेस्ट, जिसको देख के बच्चे भी जो है नोबल पर्सन बनने का ट्राई करें, ठीक है। ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको पढ़ाते समय घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। ही शुड हैव लव फॉर चिल्ड्रन। जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके तरफ जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा प्यार रहना चाहिए बच्चों की तरफ।
एंड ही शुड बी पेशेंट, मतलब अगर किसी बच्चे को एक चीज समझ नहीं आ रही है तो वो उसको बार बार समझाए जब तक वो उसे समझ ना आ जाए। उसको इस बात से गुस्सा नहीं होना चाहिए कि उसको सब कितनी बार समझा दिया, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ही शुड बी पेशेंट। ठीक है, लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे, टीचर क्या है, कैसा होना चाहिए, इसको हम कंक्लूजन में बना के एक पैराग्राफ लिख देंगे। तो आपका ये जो टीचर्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है यूनिट 3 में वो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में थे या फिर अभी हैं। उसमें है सबसे पहले NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ये देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसमें क्या था, इट इंक्लूड्स फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए 7 से 14 साल तक के बच्चों तक। ठीक है, और फ्री का मतलब कि उनसे कोई फीस नहीं ली जाए, बिल्कुल फ्री में सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। कंपलसरी मतलब जरूरी ही, अगर कोई नहीं ले रहा है तो उसको भी एजुकेशन का जो है इम्पोर्टेंस बताई जाए और फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, अब इसके RTE के पहले हम इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे। फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है, कंपलसरी एजुकेशन का क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों के लिए है ये एक्ट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे मेन फैक्टर्स ऑफ RTE। सबसे पहला क्या है, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, सभी बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड एजुकेशन। अगर किसी बच्चे ने बाय चांस बीच में उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसने एजुकेशन छोड़ दी या फिर उसको एजुकेशन का मतलब पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, तो उसको भी वहाँ पर स्कूल में एडमिशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड एबिलिटी। ठीक है, राइट टू ट्रांसफर टू अनदर स्कूल। अगर कोई बच्चा किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है तो उसको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, उसकी एज के हिसाब से या फिर जिस क्लास में वो पहले था उसी क्लास में या उसके अगली क्लास में, जैसे कि जो भी वहाँ पे कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश स्कूल। अब जिस जगह पे स्कूल्स नहीं हैं, मान लीजिए एक बड़ा सा शहर है, उसके अंदर काफ़ी विलेजेस हैं बाहर रूरल एरियाज़ में। अब एक एरिया में तो स्कूल है लेकिन बाकी जगह पे नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जहाँ पे स्कूल्स नहीं है वहाँ पे स्कूल बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके एजुकेशन गेन कर सकें। ठीक है, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े एजुकेशन के लिए, उनको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। फिर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब उन स्कूल की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन उठाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड प्रोवाइड करेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसे दोनों मिलके जो हैं वो स्कूल्स को चला लेंगे। नेक्स्ट, नो फीस फॉर एडमिशन प्रोसेस। क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है तो एडमिशन प्रोसेस के लिए भी कोई फीस या किसी तरह का डोनेशन जो है पेरेंट्स से नहीं लेना है एडमिशन के टाइम पे। नेक्स्ट, नो डिनायल ऑफ एडमिशन। किसी भी बच्चे को किसी भी बेसिस पे किसी भी वजह से एडमिशन डिनायल नहीं करना है कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा। ये सब के लिए है एजुकेशन, है एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसमें हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट। इसमें क्या कहा गया कि किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल पनिशमेंट नहीं देनी है। फिजिकल पनिशमेंट तो आपको पता ही है, मारना नहीं है या फिर ज़्यादा तेज उसको लगनी नहीं चाहिए। मेंटल पनिशमेंट मतलब ज़्यादा उसको हैरेस भी नहीं करना चाहिए, उसको एम्बैरस नहीं करना चाहिए पूरी क्लास के सामने। ठीक है, नेक्स्ट, स्कूल विल बी एस्टैब्लिश विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन, नो स्कूल्स। अब कोई भी जो स्कूल है ऐसे ही कोई भी स्कूल नहीं बना लेगा, उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं स्कूल्स के बाहर लिखा होता है एफिलिएटेड टू CBSE या फिर एफिलिएटेड टू कोई सा भी बोर्ड होता है, वहाँ से स्कूल जो हैं एफिलिएटेड होते हैं। तो बिना सर्टिफिकेट के कोई भी स्कूल एस्टैब्लिश नहीं होगा। अगर ऐसा कोई स्कूल मिलता है तो उस स्कूल को कैंसिल मतलब मना कर दिया जाता है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ठीक है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल। अब इस RTE एक्ट में कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए स्कूल्स के लिए, कुछ रूल्स बनाए गए कि ये सब होना स्कूल के अंदर ज़रूरी है। लेकिन इस एक्ट से पहले जो स्कूल ऑलरेडी बने हुए थे उनको 3 साल का टाइम दिया गया कि आप 3 साल के अंदर अंदर अगर ये नॉर्म्स ये रूल्स
स्टैंडर्ड अपने स्कूल में लगा लेते हैं तो कोई बात नहीं, वरना आपके स्कूल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ टीचर, इसमें टीचर्स को क्या ड्यूटी दी गई कि उसको टाइम से आना है स्कूल पे, रेगुलर आना है, हर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट बना के चलना है। ठीक है, ये यहाँ पे ड्यूटीज जो है टीचर को असाइन की गई। नेक्स्ट, प्यूपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए इस आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग? एक टीचर पे 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1:40 का होना चाहिए। एक टीचर है तो उसके बाद सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। ये आपका आरटीई एक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें पहले इसका डेफिनेशन आपको बता दिया है, वो लिखेंगे, मेन फैक्टर्स लिखेंगे, साथ ही इसको एक्सप्लेन करके भी लिख देंगे। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे कि आरटीई एक्ट में एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड। ठीक है, आरटीई एक्ट जो है एजुकेशन को सबके लिए एक फंडामेंटल राइट बनाता है। ठीक है, और ये ऐसा पहला एक्ट है स्कूल में जो कि सारी रिस्पॉन्सिव एनरोलमेंट की, अटेंडेंस की गवर्नमेंट पे डालता है कि गवर्नमेंट जो है सभी बच्चों को स्कूल में लाकर उनको फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराए। ऐसा करके आप पूरा लिख देंगे तो आपका आरटीई का लॉन्ग क्वेश्चन या अगर शॉर्ट में आता है तब भी आपका यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। इसका ईयर 2009 है, एनसीएफ का ईयर 2005 है। एनसीएफ की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर ऐसे भी आता है कि राइट टू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, तो उसमें आप एनसीएफ और आरटीई के बारे में लिख सकते हैं पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, आपका ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। यूनिट 4 का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा चैनल पर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।